तो यहाँ तक अपनी जर्नी 50% कंप्लीट हो चुकी है एंड अब टाइम है भीमा शंकर जाने का, महाराष्ट्र की तरफ पड़ने का। और भीमा शंकर धनुषकोडी से पड़ेगा मुझे अराउंड 1550 किलोमीटर्स, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगने वाला है बीच में। पहले अभी मैं तमिलनाडु में हूँ, उसके बाद मैं कर्नाटका जाऊँगी एंड देन महाराष्ट्र में हम एंटर करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यानी 6th ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि है भीमा शंकर। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वाले रास्ते पे मैं फिर से एक बार चल के जाऊँगी, मेरा मन नहीं भर रहा है, इतना सुंदर है ना ये, मतलब मैं क्या बताऊँ। मेरे को बहुत दिन हो गए हैं इस राइड के लिए निकले और अभी तो आधा ही हुआ है, अभी इतने ही दिन और लगने हैं। तो मैं बहुत सारी जगह बहुत दिन रुकना चाह रही हूँ, लेकिन मैं रुक नहीं पा रही हूँ क्योंकि फिर वो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा, 3 महीने खिंच जाएंगे, वो चीज़ मैं नहीं चाहती। तो मैंने सोचा है कि आगे से मैं एक स्टेट का प्लान करके आऊँगी और फिर एक स्टेट अच्छे से एक्सप्लोर करके जाऊँगी। बाकी अभी चलते हैं आगे, होटल जाऊँगी रेडी होके और निकल जाऊँगी। इतनी तेज़ लहरें हैं ना, बिल्कुल पानी ऐसे उछल के आ रहा है एकदम से। आवाज़ आ रही है आपको? बहुत क्रेज़ी है। मेरा मन कर नहीं रहा है यहाँ से जाने का, पर जाना तो पड़ेगा। अभी मौसम खुल गया है, धूप निकल गई है। जब आ रही थी तो बारिश हो रही थी। यहाँ पे ऐसा ही है, एक पल धूप एक पल छाँव। ये यहाँ का पुराना रेलवे स्टेशन हुआ करता था, अभी तो पूरा टूट गया है, देख रहे हो, लेकिन पिलर्स अभी तक खड़े हैं सीधे। बहुत मजबूत स्ट्रक्चर है ये रेलवे ट्रैक होता होगा शायद इधर। जो ये रोड है इसको कोची मदुराई धनुषकोडी रोड भी बोलते हैं और ये AH43 भी है, मतलब एशियन हाईवे 43 है ये भाई। मतलब धनुषकोडी से AH43 शुरू होता है, या आप बोल सकते हो कि ख़त्म होता है। जहाँ भी जाती हूँ और फिर जब वहाँ से वापस लौटती हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा कुछ यहाँ छूट गया है और कुछ यहाँ से मैंने पा लिया है। थोड़ा खोया थोड़ा पाया मैंने। यहाँ तो समुद्र बिल्कुल ही नज़दीक है, बिल्कुल ही पास है। सुबह गई थी मैं धनुषकोडी, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। अभी देखो कितना ट्रैफिक हो गया है। इतनी देर में सामान रख के वापस आई ना, बारिश हो गई थी और पूरी बाइक भीग गई थी, साफ़ करके गई थी। चेन भी मैं क्लीन ल्यूब करके गई थी क्योंकि बीच साइड से आई थी ना, तो पूरा वो बीच वाली मिट्टी इसमें घुस गई थी चेन में। एंड आज मैं बेंगलोर तक कवर करने वाली हूँ। बेंगलोर यहाँ से 550 किलोमीटर से 11 घंटे लगने वाले हैं। आज खींचना पड़ेगा। अरे यार बारिश परेशान कर देगी बीच में, क्योंकि बादल काले ही दिख रहे हैं मुझे। अच्छा लगा मुझे यहाँ पे रुक के, मतलब एक वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब आती है ना। इवन जब मैं अपने होटल के रूम में भी बैठी थी तब भी मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था, फील गुड वाली फील थी वो। और टेंपल के पास रुकने का ये फ़ायदा होता है कि आते जाते आपको दर्शन होते रहते हैं। और अपने 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बढ़ते हैं छठे की तरफ। अगर मंदिर से थोड़ा दूर आप रुकना चाहोगे तो बहुत बड़े बड़े होटल हैं। आगे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि बारिश हो रही है? नहीं यार, अगर बारिश होगी तो बेंगलोर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और रास्ते में कोई बड़ी सिटी है नहीं ऐसी जहां पे मैं रुक जाऊं। वाह ट्रेन मेरे को पम्बन के ऊपर खड़ा होकर ये ट्रेन गुजरते हुए का नज़ारा देखना है। मैंने आधे टाइम भी आधा घंटा वेट करा था बट ट्रेन आई नहीं थी तब भी। और ट्रेन अभी जस्ट गई है तो अभी आधे घंटे तक तो नहीं ही आएगी फिर से। बारिश तो फिर से शुरू हो गई है यार। कहीं छाँव में रुक के रेन लाइनर्स मैं पहन ही लेती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन ना ख़राब हो, क्योंकि अभी तो दिन शुरू ही हुआ है। क्या ये छाँव काफ़ी रहेगी? पेड़ की छाँव। इतनी ही देर में पूरी चेन ख़राब हो गई। 10 किलोमीटर भी नहीं चली होंगी मैं। सबसे पहले तो इस बैग को कवर करते हैं। ये नहीं भीगना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रीशियस सामान तो इसी में ही है। मेरा कैमरा सोचो मेरी बाइक से भी महंगा है।
लो भाई, पंबन ब्रिज पे आपका एक बार और स्वागत है। ये सारी नावें, सारी ये बोट्स जो हैं वो मछुआरों की है। अभी बारिश की वजह से समुद्र इतना नीला नहीं दिख पा रहा है, पानी इतना नीला नहीं दिख पा रहा है, लेकिन जब धूप होती है तो ये कुछ ऐसा दिखता है। खैर सुंदर तो बारिश में भी लग रहा है, बारिश में भी चीज़ें अलग तरीके से सुंदर हो जाती हैं। ज़्यादा देर खड़ा नहीं होने देते हैं ब्रिज पे, क्योंकि जाम लग जाता है फिर। जब नॉर्मली भी सी की तरफ देखते हैं तो ऐसा इन्फिनिटी जैसा लगता है ना, और अभी बारिश की वजह से थोड़ा धुंधला धुंधला हो गया है, तो समुद्र और आसमान का कलर ऑलमोस्ट एक जैसा हो गया है, तो पूरा मर्ज हो गया आपस में। भाई क्या नज़ारा है ये, मतलब मैं किस जगह पे आई हूँ। और आज अपन एक नए स्टेट में एंट्री करने वाला है, जो कि है कर्नाटका। मदुराई 151, मदुराई भी पड़ता है, पर मदुराई के बहुत बाहर से निकल जाऊंगी मैं। मदुराई में एक बहुत सुंदर टेंपल है, मीनाक्षी नाम है उस टेंपल का, वहाँ भी जाएंगे कभी। मतलब अभी मैंने ये सोचा है कि हर स्टेट को अलग अलग करके घूमेंगे। जैसे उड़ीसा में मैं अभी कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं उड़ीसा को अलग से एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। मतलब मैं जाऊँगी 10-15 दिन आराम से उड़ीसा घूमूँगी, क्योंकि सुना तो बहुत है और मैंने अभी देख भी लिया जितना भी मैं देख पाई कि उड़ीसा सुंदर तो बहुत है यार। और सेम आंध्र प्रदेश, विजाग मेरा इतना घूमने का मन था, बीच बीच पे जाने का मन था, लेकिन वो उस टाइम पे साइक्लोन वाली चीज़ चल रही थी, तो मैं कोस्ट साइड तो बिल्कुल गई ही नहीं। वहाँ भी मेरा बड़ा घूमने का मन था, पर कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो पूरी ज़िंदगी घूमते रहना है। ये वही जगह है जहाँ पे मैंने स्टे किया था। बारिश बिल्कुल रुक गई है, यहाँ तो लगी नहीं राखी हुई भी है, पर मैंने जितनी शिद्दत से चेन साफ़ करी थी ना उतनी ही गंदी हो गई है। यहाँ से हम लेंगे राइट, कोची 395, मदुराई 121, परमाकुडी 45। ये NH 49 चल रहा है अभी। कुछ देर बाद मैं अभी NH 32 पे चली जाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी NH 44 पे, जो कि है कश्मीर टू कन्याकुमारी वाला नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। वेलकम टू रॉक सिटी, चेन्नई 323, रामेश्वरम 264 किलोमीटर चल लिया मैंने। एक तो जो मेरी ये जॉयस्टिक है ना, इसका जब मन करता है तब ये चलती है, जब नहीं चलना होता तो नहीं चलती। तो मैं अभी ट्रिप मीटर 0 नहीं कर पा रही हूँ इसका। थांजावुर है यहाँ से 50 किलोमीटर्स राइट साइड में जाकर, और इस राइड के कंप्लीट होते हैं अपने पूरे 5000 किलोमीटर। भाई साहब इतना ही और बाकी है अभी। ये सीधा रास्ता निकल रहा है चेन्नई के लिए। मैं यहाँ से लेफ़्ट लूँगी, मैं सेलम की साइड से होते हुए जाऊँगी। करूर, श्रीरंगम, त्रिची एयरपोर्ट 15 किलोमीटर। अच्छा, श्रीरंगम आ गया है। और अभी मैं अमूर नाम की जगह के आसपास हूँ। ये देखो ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मंदिर से हैं। चलो गाइस, पेट्रोल डलवा लेते हैं एक बार, उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं।
I am going to Bangalore. Bangalore. Yes. Okay. I'm coming from Rameshwaram. Rameswaram. Yes. Okay. अरे Yes, Paytm. अरे यार. Scan here. Thank you. Okay, welcome. Okay, thank you. Bye. वो ऊपर पहाड़ी पे मंदिर दिख रहा है आपको, और उसका रास्ता दिख रहा है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, बहुत सारी सीढ़ियाँ होंगी, ये थक जाता होगा बंदा ऐसे स्टीप चढ़ के जाने में। इतने कलरफुल केले हैं, लाल कलर का भी है, पीले कलर का भी है, हरे कलर का भी है। ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ ऐसा कुछ। केले का खेत ही है पूरा बगल में, केले की खेती है यहाँ बहुत ज़्यादा, ये सारे खेत ही केले के हैं। ये एक्सीडेंट हुआ है भाई, एक्सीडेंट हुआ है, ऑल्टो को किसी ने मारा है, लॉर्ड को पीट दिया भाई, लॉर्ड को। अभी टाइम हो रहा है 3 दोपहर के। सुबह की बारिश के बाद दिन भर धूप निकली और अब फिर से बारिश का माहौल बन गया है, ड्रिजलिंग हो रही है, तेज़ी होती जा रही है। पहनना पड़ेगा रेन लाइनर, तेज़ हो गई है बारिश। पूरी मस्त मिट्टी की खुशबू वो जो पहली दूसरी बारिश में उठती थी ना मानसून के टाइम में, वैसी फील आ रही है। कहाँ रुके, छाव कहाँ है। चलो भाई, फिर से अपने वर्षा के वस्त्र धार कर लिए धारण फिर से अपने वर्षा वाले वस्त्र धारण कर लिए हैं। मौसम तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, मतलब धूप देख के आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि थोड़ी दूर आगे बारिश हो रही होगी। एकदम से धूप निकल जाती है, एकदम से बारिश हो जाती है। लो भाई, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई है। गोप्रो से DJI पे स्विच करने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। गोप्रो होता तो अभी उसको या तो पन्नी में लपेट रही होती या निकाल के अंदर रख दिया होता। यहाँ पे भी सामने वो फोर्ट दिख रहा है आपको, इन बिल्डिंग्स के पीछे पहाड़ी पे। अभी दिखाते हैं क्रॉस करके। सही है काफ़ी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तमिलनाडु में मेरे को फोर्ट्स दिखेंगे ऐसे पहाड़ी। ओ भाई बारिश हो रही है तो पानी चल के आ रहा है पहाड़ी पे से, ऐसा लग रहा है वाटरफॉल आ रहा है। सही है, ये है शायद वहाँ तक जाने का रास्ता, ये जो बड़ा सा गेट देखा आपने। सेलम 50, बेंगलोर 250। मतलब मैंने 300 किलोमीटर कवर कर लिए हैं। 550 था, बेंगलोर 250 रह गया है बस। लो फाइनली हमारा स्वागत है NH44 पे, होसूर 209, द लॉन्गेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया। सेलम सिटी आ गई है एंड यहाँ से मुझे लेफ़्ट लेना है। राइट वाला रास्ता चेन्नई के लिए कट रहा है, कृष्णगिरी है आगे, होसूर है 150, कोची 362 और ये सेलम बाईपास है। कैसे ट्रक के पीछे बाइक बांध रखी है, मैं भी इससे इंस्पिरेशन ले लेती हूँ। एक दिन गाड़ी के पीछे ऐसे ही बाइक बंधेगी 4x4 के पीछे। विंड मिल के ब्लेड्स हैं ये, लाइन से इतने सारे। घाट शुरू हो गया है, देख रहे हो कितना करवी सा रास्ता है। दिल्ली से अपडेट आ रही है कि दिल्ली में रात को और सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई। यहाँ तो मेरे को गर्मी ही लग रही है। जब तक दिल्ली पहुँचूँगी वापस बहुत ठंड हो चुकी होगी दिल्ली में, इस बार बहुत ठंड पड़ने वाली है। यहाँ से NH44 छोड़ दिया है मैंने, और ये NH44 से ही निकला हुआ है NH844। बैंगलोर रह गया यहाँ से 125 किलोमीटर्स। आज तो बस मैंने बाइक खींची ही है, बारिश में धूप में जैसा भी मौसम आया है बस खींची ही है। आई एम फ्रॉम दिल्ली। यस। पंजाबी हो? हाँ, पंजाबी नहीं हूँ, हरियाणवी कह सकते हो। बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मेरा 52% ट्रैवल सफ़र कंप्लीट हो गया, जर्नी। व्लॉग में आएंगे हम भी। अभी तो नहीं आए हैं, इधर आ जाओगे तो आ जाओगे। अब आ रहे हो। व्हाट्स योर नेम? कृष्णा। मारवाड़ी। ओ यू आर फ्रॉम राजस्थान? यू आर फ्रॉम केरला। लास्ट स्ट्रेच, लास्ट 100 किलोमीटर का स्ट्रेच।
और फिर मैं होंगी बेंगलोर में। वाओ नाइस, लेट्स गो गाइस। चलो चलते हैं। बेंगलुरु, होसूर, रायाकोटाई। बाय गॉड, अभी तक इतने अच्छे लोग मिले हैं ना, मतलब मैं जहाँ भी रुकती हूँ, शॉपकीपर हो गया या कोई भी हो गया, जिन भी लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, वो बोलते हैं ना लवली पीपल। सब लोग इतने खुश होते हैं, इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं, इतने अच्छे से ग्रीट करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ये सब देख के। और मतलब आगे बढ़ने की मोटिवेशन भी है ये मेरे लिए तो है, क्योंकि एक्सपीरियंस आपके जब अच्छे रहते हैं ना तो आपको मज़ा आता है फिर वो चीज़ करने में। मैं अपनी तरफ से सारे प्रिकॉशंस लेती हूँ, जहाँ भी रुकना होता है बड़ा देख के रुकती हूँ, थोड़ा क्राउडेड एरिया में रुकती हूँ एंड सारी चीज़ें मतलब थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, सारी चीज़ें अच्छे से वर्कआउट कर रही है और मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी बढ़ते हैं आगे। कर्नाटका और तमिलनाडु का बॉर्डर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स है यहाँ से, उसके बाद कर्नाटका चालू हो जाएगा। माहौल थोड़ा हेज़ी ही है, ज़्यादा साफ़ है नहीं दृश्य। इट इज़ ऑलवेज़ अ नाइस फीलिंग टू बी इन तमिलनाडु। एक्सपीरियंसेस बनते हैं लोगों से, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लोगों की ही बात कर रही हूँ। अभी चाय पीते पीते एक बच्चे से भी बात हो रही थी मेरी, वो उस चाय वाली दुकान पे आया हुआ था अपने पापा के साथ। 16 साल का है वो, और वो बता रहा था कि उसको पायलट बनना है, एसएसबी में जाना है, कमर्शियल पायलट बनना है। वो डायरेक्टली भी बन सकता है, मतलब थोड़ी कम मेहनत के, उसमें 35 लाख रुपीज़ लगेंगे। फिर उसके पापा ड्राइवर हैं, तो ही सेड कि इतने पैसे हैं नहीं, तो मैं पूरी मेहनत के बिना पैसों के ही जाऊंगा, क्योंकि पैसे है ही नहीं। तो यार मेहनत काम लाती है। मेरा तो हमेशा से एक ही फंडा रहा है, हर बार एक ही बात बोलती हूँ, मेहनत और उसके बारे में सोचते रहो, डे ड्रीमिंग करो उस चीज़ की और मेहनत करते रहो उसके पीछे। जो लिखा है ना आपके लिए वो होना ही है, उसको कोई नहीं छीन सकता। फिर चाहे आपके पास भले ही फाइनेंशियल सपोर्ट ना हो, मोरल सपोर्ट ना हो, वो धीरे धीरे डॉट्स ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे कि सब हो जाएगा। बस खुद को हार नहीं माननी। कभी कभी डीमोटिवेशन वाला फेज़ भी आता है, कुछ नहीं करना, उस फेज़ को भी जियो आराम से, ठीक है, और उसके बाद रियलाइज़ करो कि क्यों हो रहा है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, और फिर अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ आराम से। 6:15 हो गए हैं और अंधेरा ऑलमोस्ट हो गया है। मेरे लेफ़्ट में कोई पहाड़ी है और पहाड़ी के उस तरफ एक मंदिर है बड़ा सुंदर सा, उस पर लाइट्स लगा रखी हैं, तो वो दिख रही हैं बस। एक दिन में एक स्टेट के एक कोने से दूसरा कोना छू दिया मैंने, धनुषकोडी से शुरू करके। नाउ आई एम हियर, वेलकम टू कर्नाटका। कंस्ट्रक्शन बहुत चल रही है इधर वाले NH44 वाले पैच पे। 29 किलोमीटर 1 घंटा, 29 की स्पीड से जाऊंगी, मतलब मैं एवरेज स्पीड से। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी, वेलकम टू बैंगलोर गाइस, वन ऑफ माई फेवरेट सिटी। 13 किलोमीटर में 50 मिनट लगने वाले हैं। ये देखो, लगता है किसी के घर में फंक्शन है कोई, इतने सारे गद्दे जा रहे हैं। बैंगलोर के जाम में मेरा स्वागत है। तो मैं बैंगलोर में रुकी हूँ, यहाँ पे माराथली प्रोनाउंस करता है शायद इसको। बाकी अभी मैं बाइक लेके जा रही हूँ, थोड़ा बैंगलोर घूमूंगी और एक छोटा सा काम है वो भी कराना है। इसको ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने टाइम बाद बाइक चला रही हूँ। दिल्ली में अभी इतनी ठंड है ना फ़िलहाल, और यहाँ का वेदर इतना प्लेजेंट है। बैंगलोर का वेदर 12 के 12 महीने काफ़ी सही रहता है, वो जो वेस्टर्न घाट्स में बीच में गैप है उसकी वजह से। आगे 9 मिनट का जाम है, वो फ्लाईओवर पूरा पैक्ड दिख रहा है मेरे को। मतलब बैंगलोर में मेरे को बहुत ज़्यादा नंबर में लोग दिखे हैं जो ऐसे 400 सीसी या 350 सीसी या थोड़ा आजकल के ज़माने वाली बाइक लेकर चलते हैं। दिल्ली में मेरे को इतना देखने को नहीं मिलता, तो बैंगलोर इज़ द रियल बाइक पगलू। तो यार मैं काफ़ी दिन से बैंगलोर में थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बैंगलोर घूम भी लूँगी। और मेरे को अपना सेना नया लगवाना है, क्योंकि जिस दिन मुझे लंबा स्ट्रेच खींचना होता है ना, उस दिन सेना इशू करता है इसकी। ओ भाई, ये बंदा स्कूटी से व्हीली मार रहा है। इसका जो बैटरी बैकअप है वो 5 घंटे का ही रह गया है, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मतलब नया तो लेना ही है, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद तो अभी ले लेती हूँ, ताकि मेरी राइड पीसफुली निकल जाए, इसको चार्ज करने की टेंशन ना रहे। क्योंकि कभी कभार ना क्या होता है कि बारिश हो जाती है और फिर इसको चार्ज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका जो चार्जिंग सॉकेट है वो ऊपर ही है, तो फिर उसमें पानी घुसेगा। तो इसलिए नया सेना लेने का टाइम आ गया है। ऐसी ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, एकदम प्लेजेंट वाली। दिल्ली में जाऊँगी तो इस बार तो भयंकर ठंड पड़ रही है दिल्ली में।
सेना लग गया है बिल्कुल ब्रांड न्यू। और बाइक की चेन भी मैंने टाइट करवा ली है, चेन टाइट करवा ली है और ये वाली लाइट सही हो गई है, ये और ये अब दोनों जल रहे हैं। लो जी, आ गया मेरा एयरबीएनबी में रुकी हूँ मैं। खुद खाना बना के खा रही हूँ, मज़ा आ रहा है। डब्बा यहीं खोल के रख गई थी। सो बाइक रेडी है, मैं भी फुल रेडी हूँ। अभी चलते हैं। आज हम्पी तक जाने का मेरा प्लान है। हम्पी यहाँ से है अराउंड 355 किलोमीटर्स का डिस्टेंस होने वाला है आज। ओके अमन, थैंक यू। I'll come to Nagaland कभी तो I'll text you, ठीक है? थैंक यू फॉर द हॉस्पिटैलिटी। चलो गाइज़, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा दिन रुक गई मैं। इतना रुकने का मेरा प्लान नहीं था, 2-3 दिन रुकने का था, पर मैं पूरे 5 दिन रुक गई। मच नीडेड था एक छोटा ब्रेक। तो मैं एक अपार्टमेंट में रह रही थी, तो वहाँ पे मुझे वॉशिंग मशीन और सब कुछ मिल गया। तो मैंने अपने सारे कपड़े धो लिए, राइडिंग गियर्स धो लिए, क्योंकि गंदे हो गए थे यार। अभी जब निकलती थी ना, इससे पहले सुबह पहनती थी ना राइडिंग गियर, तो नहा धो के निकलो तो भी ऐसा लगता था कि फ्रेशनेस नहीं है, क्योंकि वो चिपचिपे हो गए थे धूल मिट्टी में। इसीलिए आज बढ़िया लग रहे हैं, स्मूथ लग रहे हैं एकदम राइडिंग गियर्स भी। और थोड़ा बहुत बेंगलोर भी घूमी मैं, बाकी बेंगलोर तो आना जाना लगा ही रहेगा। अभी मैप मेरे को बेंगलोर के आउटर से लेके जा रहा है। आज मुझे पूरा 1 महीना हो गया है घर से निकले। ऑफिसेज़ ही ऑफिसेज़ हैं। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, IT हब है ये बेंगलोर पूरा। अरे भाई, इंडिकेटर नाम की चीज़ होती है, लोग उसको पता नहीं इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। तो अभी मैं ना सेना को थोड़ा इसकी सेटिंग्स सेट करने के लिए रुकी थी। एकदम से रुकी और मैंने साइड में देखा ये BMW की बाइक्स खड़ी हैं। फिर मैंने कहा इतनी 3 बाइक कैसे खड़ी हो सकती हैं। फिर मैंने ऐसे मुंडी घुमा के देखी तो मेरे को शोरूम ही दिख गया। तो दिस इज़ अ साइन नई बाइक लेने का। बैंगलोर के आउटर पे आप देखो कितना कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से बहुत जाम है यार। इधर भी जाम है। मेरे को लगा था बाहर से इजीली निकल जाऊंगी, पर नहीं। चलो जी, पेट्रोल भरवा लेते हैं एक बारी। नॉर्मल हाँ, अच्छा अभी अनलोड हो रहा है। ओके, चलो कोई नहीं, आगे से डलवा लेंगे। ये मेरे लेफ़्ट में NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन। सही है। जब मेरे कॉलेज टाइम में मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसे डिज़ाइनिंग का या फैशन का भी कोई इंस्टीट्यूट होता है अलग से। मेरे को बस पता था कि हाँ, मेडिकल के कॉलेजेस होते हैं और इंजीनियरिंग के कॉलेजेस होते हैं, बाकी DU होते हैं और DU में ये बाकी कोर्सेज़ होते हैं, बाकी जनरल सब्जेक्ट्स में जो बैचलर होती है। ये सब पता ही नहीं था, डिज़ाइन फैशन। जब मैं इस साइड की रोड पूरी लाल दिखा रहा है। कितना दूर है यूटर्न? अच्छा 300 मीटर बाद है। अभी कोई हल्की फुल्की बाइक होती ना, उसको यहाँ से कुदाते, वहाँ से उतार के और चले जाते। टैंक फुल करना है। इतना ही खुलेगा। 5 hours it will take। इवनिंग के लो इतना इवनिंग, हाँ इवनिंग हो जाएगा। 5 डोर थार सही लगती है, बड़ी सी, और थोड़ी सी मॉडिफाइड करवाने के बाद तो और सही लगती है। हाइलक्स, ये सारी अभी मेरे को क्यों दिखाई दे रही हैं? हटो तुम, जाओ मेरी नज़रों से दूर जाओ, मुझे बाइक चलाने दो शांति से। वेट फॉर मेमनी। तो थोड़े दिनों में मेमनी आने वाली है। मेमनी का कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं पता है तो कुछ टाइम बाद बता दूँगी। हाइलक्स है तो क्या हुआ? पंछी जब चाहे तो सबको पीछे कर देता है। अब जाके फाइनली मेरे को खुली सड़क मिली है। 2 घंटे से ऐसा जाम में फंसी हुई थी ना मैं। पुणे है यहाँ से 824 किलोमीटर। भीमा शंकर तो पुणे क्रॉस करके ही आएगा। दूर है यार, अभी भी काफ़ी दूर है। काफ़ी खुली रोड आ गई है और ये कोई रिवर है, शायद रिवर है या पता नहीं क्या है। मैप में तो नदी ही लग रही है। बाकी मौसम ना थोड़ा
क्लीन सा नहीं है, थोड़ा सा धुंधला धुंधला सा है। और गर्मी तो अब बिल्कुल नहीं लग रही है। काफ़ी दिन मैं बैंगलोर में भी रुक गई, तो मिड नवंबर आ चुका है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं जितना नॉर्थ की तरफ बढ़ती जाऊंगी उतनी ठंड बढ़ती जाएगी। नारियल पिया जाए। कैसा दिया? नीर कोडला गंजी कोडला, पानी वाला मलाई वाला, मलाई वाला, फुल मलाई। फुल मलाई, पानी भी हो मलाई भी हो, दोनों चीज़ें हो। कभी कभी जली खाने का इतना मन करता है ना, स्वाद लगती है। वो हिंदी नहीं आती? हिंदी नहीं, कन्नड़ा। उनको आपको आती है हिंदी ना? चित्रदुर्गा 62 किलोमीटर है यहाँ से। ये स्वर्णमुखी चल रहा है अभी। Just stood alone and thought, should I run away, run my way, or follow my heart and stay around the fire? It's a lonely open door where the sunlight tiptoes on the shore, where my angels and demons are running ashore. Like a dream back in the morning, with my hazy high and broken heart, looking right up to the sky and floating away with time. Just waiting on the world. मेरे लेफ्ट में एक इतनी सुंदर लेक है, वो देखो, बहुत सही है यार ये। और ये वाला पैच ना काफ़ी सुंदर है, वो इतने सारे नारियल के पेड़ हैं, आगे वो विंड मिल्स लगे हैं इतने सारे लाइन से। और अभी मैं NH50 पे चल रही हूँ और इसका नाम है हम्पी एक्सप्रेस वे। कितने सही लगते हैं ना, जो एक ऐसे गुच्छा सा होता है पेड़ों का, पंच ऑफ ट्रीज़। अरे यार यहाँ तो बहुत सारे विंड मिल्स हैं, जिस भी पहाड़ी पर नज़र जा रही है उस पर गिनती नहीं हो सकती, इतने सारे विंड मिल्स हैं। इस पहाड़ी पे भी, उस पहाड़ी पे भी, पीछे वाली पहाड़ी पे भी। अभी ड्रोन उड़ाया था वहाँ पे भी। डेक्कन प्लेटू है ना ये। हम्पी एक्सप्रेस वे में आपका स्वागत है। जिधर भी मुंडे घुमा रही हूँ ना, घूमते ही दिख रहे हैं बस। सही है, सुंदर है ये रास्ता, सुंदर है। बैंगलोर से हम्पी का रास्ता सुंदर है। अभी सनसेट होने वाला है और ये व्यू इतना सही लग रहा है ना कि इस व्यू के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ गया। वेरी प्रिटी, एक नंबर फ्रेम है, बाइक भी है, विंड मिल भी है, मैं भी हूँ। सुंदर सनसेट हो रहा है आज। और ये विंड मिल्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, पिछले 100 किलोमीटर से मैं बस यही नज़ारा देख रही हूँ और नज़ारा सुंदर है। ए डॉगी, कुत्तों से तो मैं इतना सावधान हो गई हूँ ना, मैं दूर से ही देख लेती हूँ, दूर से नज़र पड़ जाती है मेरी। और जब से वो डॉग वाला एक्सीडेंट हुआ है ना, उसके बाद बहुत बार डॉग मेरे बाइक के सामने आया है। पहले इतना नहीं आता था कभी। डॉग पुलिस बन गई हूँ। बाकी आप सनसेट देखो, बहुत सही लग रहा है। ये पवन चक्की घूम रही है, उसके पीछे सनसेट हो रहा है, सिलुएट बना हुआ है एक तरीके से। ओटूरू नाम की जगह है लेफ्ट में। हवा हवा हवाओं में बहा दे, समय मेरा यहीं पे ठहरा दे। कहीं तो कोई मिले जो मुझसे मिला दे। यहाँ हो तो जहाँ की ना फिक्र है, मेरा तो साथ देने को सफर है। फर्क पड़ता है क्या अभी कौन सी पहर है, मंजिलें
फोकस क्यों नहीं ले रहा है मेरे पे? हेलो, प्लीज़ फोकस हियर। भाई क्या सनसेट हो रहा है, कितना सही लग रहा है, कितना सही लग रहा है। ड्रोन भी सनसेट पे ही फोकस ले रहा है, मेरे पे फोकस ले ही नहीं पा रहा है, बट कोई नहीं, बढ़िया है, नाइस। इतना सही लग रहा है ना ये नज़ारा, मन है यहाँ रुकने का, लेकिन अंधेरा हो गया है और 1 घंटा अभी लगने वाला है मेरे को पहुँचने में, तो आगे ही बढ़ा जाए। टनल आ गई है भाई, टनल यहाँ पे, वाह। सही है, मैंने टनल तो एक्सपेक्ट नहीं करी थी इस रोड पे, पर सही है। हुनगुंड भी आने वाला है, मेरे को यहाँ से राइट लेना है। ये द्वार तो सही बना रखा है, एंट्रेंस। हुलीगी नाम की जगह है ये वाला होटल है, समर्थ रेजिडेंसी। लोग रुके तो है काफ़ी, सही है, ठीक है वाइब। फिल्टर कॉफ़ी एंड डोसा, मसाला डोसा। तो ब्रेकफास्ट हो गया है और कॉफ़ी मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि मैंने कॉफ़ी रूम में भी मंगा ली। फ़िल्टर कॉफ़ी सही लगती है मेरे को, थोड़ी सी मीठी ज़्यादा है पर सही है। धूप आज काफ़ी तेज है। आज जाना है सोलापुर तक, जाना है सोलापुर, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र में पड़ता है, तो मतलब महाराष्ट्र में एंट्री आज कर लेंगे। ओके, नमस्ते। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ से जो रिवर क्रॉस होकर जाती है वो है तुंगभद्रा रिवर, एंड पास में ही डैम है तुंगभद्रा डैम, तो उधर चल के देखते हैं अगर गेट्स खुले हैं। लेट्स सी इफ वी कैन गेट एनी व्यू। ये कैनाल है, तुंगभद्रा कैनाल। ये एरिया ऐसा है, ठीक है। एंड हाईवे भी अभी आने वाला है, तो हाईवे पे भी बस पेट्रोल पंप्स हैं, कोई होटल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने बुक नहीं किया था कल, और मैं चाहती थी कि मैं एक बार चल के देखूं, बट सही था तो मैं यहीं रुक गई। ये था वो द्वार जो आपने रात में देखा था। बगल में एक मंदिर है और ये हाईवे है। जाना हमको राइट है, वैसे भी आगे से यू टर्न ही लेना पड़ेगा, और यहाँ से कुछ ही दूर पे डैम भी है, तो डैम भी देख लेंगे साथ साथ। बहुत जाम है भाई। NH50 है ये, अभी बना नहीं है पूरा, बीच में काम चल रहा है। कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ के पत्थर लग रहे हैं। ये है वो रिवर, मेन रिवर। रात में कुछ व्यू ही नहीं आ रहा था। उस साइड है डैम, अभी यू टर्न लेके आते हैं आगे से। तुंगभद्रा वाटर टैंक, ये कैनाल है। पानी तो एकदम क्लीन है। हा हा, विंड मिल्स ही दिखने बाकी थे सुबह सुबह। ये कम से कम पूरे 100 किलोमीटर के पैच में है, यहाँ तक तो है। अभी हम्पी से महाराष्ट्र की तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि उस रास्ते में कितने हैं। यहाँ से मारते हैं यू टर्न। पुलिस वाले यहाँ खड़े हो गए, वो 2 बिना हेलमेट के वहाँ घूम रहे हैं, उनको हाथ से इशारा करके बुला रहे हैं। वो रहा डैम, काफ़ी बड़ा डैम है। गेट खुले नहीं हुए हैं लेकिन उसके। एंड पता है यही रिवर, तुंगभद्रा रिवर, जो श्रीशैलम में वो डैम आता है ना, श्रीशैलम वाला डैम, उसमें जाके मिल जाती है। वहाँ से कृष्णा रिवर में मिल जाती है और फिर वहाँ जाके ये कृष्णा रिवर बन जाती है। मतलब सोचो, मैं इस पॉइंट पे भी हूँ जहाँ इसका डैम है, और मैं उस पॉइंट से भी आई हूँ जहाँ पे इसका कोफ्लुएंस हो जाता है कृष्णा रिवर में। दिल ये बन जा रहा है एक ही जगह पे ये लगे ना, माने उड़ना ही सही हो, इसको बहलाना है बड़ा मुश्किल, ये हटे ना।
जिद से कभी। अब ढूंढूं मैं कहाँ ऐसा वो जहाँ सारे सवालों का हिसाब हो, जिसमें सही जाने बेवजह क्यों दिल है ये खफा। इसको संभालूं के खो ना दूं खुद को मैं कहीं। चल पड़ा हूँ मैं जिंदगी के सफर में, जाने क्या है मंजिल मेरी किसको पता। हाँ मैं रुका हूँ ये दुनिया चल रही हो जैसे हवा के संग मैं उड़ूं लापता। अभी मैंने ड्रोन उड़ाकर देखा, इस डैम का जो रिजर्वायर है इतना बड़ा है, ओशन जैसा लग रहा है, एंडलेस, बहुत बड़ा था। यहाँ से तो पता नहीं चल रहा, यहाँ से तो बस डैम के गेट दिख रहे हैं, पर बड़ा सुंदर था यार। सोचो मैं अभी यहाँ पे हूँ, कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे थी जहाँ पे रिवर ख़त्म ही हो जाती है, मतलब दूसरी रिवर में जाके मिल जाती है। कभी कभार जब मैं सोचती हूँ तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस लाइफ की, जो मैं इतना घूम पा रही हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स बचपन में, कि मेरे को इतना घूमने को मिलेगा सच में। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। घूमने निकलो भाई, ट्रैवल ना आपको बहुत अच्छा इंसान बना देता है, बहुत अलग इंसान बना देता है। ट्रैवल में आप खुद से मिलते हो, सारी दुनिया की टेंशन छोड़कर आप खुद से मिलते हो। सारी दुनिया की टेंशन छोड़ छाड़ के आप खुद से मिलते हो। मेरा कैमरा गिर गया पर कोई टेंशन नहीं है, चलता है इतना तो। थोड़ा सा इसके कवर पे पीछे स्क्रैच आया है, पर ये बहुत स्टर्डी है, बहुत सही है ये वाला। एक्शन कैमरा मतलब एक्शन कैमरा, गिरे तो कुछ हो ना। महाराष्ट्र की तरफ बढ़ते हैं अब। कर्नाटका में काफ़ी दिन स्पेंड कर लिए मैंने, और अब धूप भले ही मिलेगी लेकिन गर्मी नहीं लग रही है। एंड अब बारिश मिलने के भी बहुत कम चांसेस हैं। नॉर्थ कोस्ट पे बारिश इतनी इसलिए थी क्योंकि अभी रिवर्स मानसून चल रहा है। यहाँ बीच में तो बहुत रेयर चांसेस है बारिश के, बस अब ठंड बढ़ती जाएगी। इधर तक भी हैं डैम्स के गेट। अच्छा 2 डैम है, इधर भी डैम है उधर भी डैम है, कोई भी नहीं खुला हुआ। लेकिन वो भी रीज़न है कि ये वाला सीज़न यहाँ पे बारिश का नहीं है। उस श्री सैलम वाला डैम भी हमें लकीली खुला देखने को मिल गया क्योंकि वहाँ पे बारिश का सीज़न था। आहा, इतने डीजल के फ्यूम्स और धूल। ये ट्रक बिल्कुल बच के निकला है, ये और उसके टच होने में इतना सा स्पेस था बिल्कुल। ये वाली पंखुड़ी देखो, थोड़ी टेढ़ी सी है। सबकी शेप अलग अलग होती है, ये मैंने देखा है। और ये थोड़ी छोटी है, इससे बड़ी बड़ी भी देखी है मैंने ट्रक में जाती हुई। भाई यहाँ पे पेड़ों की तरह लगे हुए हैं ये विंड मिल्स। ऐसा लग रहा है खेत बन रखे हैं अलग अलग, विंड मिल के खेत हैं यहाँ पे। बट सही है, इतना खुला लैंड है ना कर्नाटका के इस वाले पार्ट में, तो उसको ऐसे यूज़ करा हुआ है। ऐसा लग रहा है पेड़ कम है और पवन चक्कियाँ ज़्यादा है। कल से इतने विंड मिल के ब्लेड्स जाते देख लिए ना मैंने, मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे इंस्टॉलेशन होती है यहाँ पे। ओ भाई, ये लाइन से विंड मिल्स के ब्लेड ही रखे हैं, तगड़ा प्रोडक्शन चलता है यहाँ पे, वो दूर तक। ओ भाई साहब, खेतों में ब्लेड उग रखे हैं। सरप्राइज़ हो गई मैं यहाँ पे विंड मिल का कारोबार देखकर। ये पता है कौन सी रिवर है? कृष्णा रिवर ही है ये भी। तो कृष्णा रिवर यहाँ से होते हुए श्री सैलम से भी होके जाती है और तुंगभद्रा इसके बगल बगल में चल के जाती है और वहाँ जाके फिर इसमें मिल जाती है। उधर भी शायद डैम है और इस डैम का रिजर्वायर भी पूरा ऐसा होगा समुद्र जैसा। और ये पानी यार बहुत क्लीन है, इतना क्लीन पानी नहीं देखा मैंने अभी रिसेंटली किसी भी रिवर में। बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे शुगर केन की खेती बहुत होती है। ये पूरा गन्ने का खेत है एंड ट्रक्स में इतने सारे गन्ने भर भर के जा रहे हैं ना। गन्ने का जूस नहीं दिख रहा कहीं, लेकिन मेरे को रास्ते में गन्ने का जूस पीना है मुझे। गन्ने का जूस पिला दो। थैंक यू। यूट्यूब भी है? यस यूट्यूब है, स्वाति रोजा, SWATIROJH। अच्छा, बाइकिंग का शॉप है या बाइक रिपेयर का? हाँ, मैकेनिक। जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? ये बीजापुर। बीजापुर, ओके सही है। चलो, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। महाराष्ट्र आने वाला है या फिर शायद आ भी गया हो। पुणे है 271।
माहौल 49, माहौल नाम की जगह है। ये लेफ़्ट से सोलापुर का रास्ता है और ये सीधा बाईपास है सोलापुर का। तो अभी हम क्या करेंगे, सोलापुर में ही रुकेंगे क्योंकि बाईपास क्रॉस करके कोई अच्छा होटल है नहीं, ना ही पहले है। तो अंदर एक होटल देखा है मैंने। सोलापुर थोड़ा थोड़ा बांसवाड़ा जैसा लग रहा है। बाइक की पार्किंग बाहर ही है क्या? चल के देखते हैं। चेक इन कर लिया मैंने यहाँ पे। अभी बाइक लगेज हटाते हैं, बाइक पार्किंग में लगा के आता है। पार्किंग वहाँ नीचे है। तो अभी सोलापुर से निकलने का टाइम आ गया है, तो बढ़ते हैं। 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है आज। लेट्स गो। बाइक अपनी रेडी है, सामान पूरा सेट है। चलो चलते हैं। रेड लाइट पर ही है मेरा होटल बिल्कुल। सोलापुर और शोलापुर अलग अलग है क्या? और इस राइड पे आने के बाद मेरे को एक और चीज़ पता चली। पहले मेरे को लगता था कि मोस्टली लोग मेरे को नॉर्थ इंडिया से देखते हैं, पर मैं जिस भी सिटी में गई हूँ ना, वहाँ पे कोई ना कोई सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब मेरे को DMs कमेंट्स हर जगह से आते हैं। ये पढ़ के मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऑल ओवर इंडिया से, पैन इंडिया से लोग देखते हैं। तो अगर आपको पैन इंडिया से रिकग्निशन मिल रहा हो तो वो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। सोलापुर से निकलते हैं। सबसे पहले सिटी क्रॉस करते हैं और हाईवे पे चलते हैं। अच्छा है सोलापुर, मज़ा आया। एंड आप लोग कमेंट करते हो यार कि मैं बाकी चीज़ें भी व्लॉग में दिखाऊंगी, मैं कहाँ रुकी हूँ, क्या खा रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें, मिसलीनियस चीज़ें। तो ये व्लॉग्स ना जर्नी दिखाते हुए, मंदिर दिखाते हुए ऑलरेडी बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि मैं 1-1 घंटे का व्लॉग बनाऊँ। तो ये सीरीज़ है ही कुछ ऐसी, ये सीरीज़ थोड़ी अलग है। अभी NH65 चल रहा है। ये स्ट्रेट हाईवे पुणे की तरफ जाता है, लेकिन मैं पुणे से थोड़ा पहले ही मुड़ जाऊँगी राइट की साइड। डाइवर्जन्स है इस रास्ते पे काफ़ी सारे। उधर की रोड तो पूरी ही ख़त्म है, एकदम टूटी हुई। हेलो, कैन आई कम? गन्ने की खेती कर्नाटका और महाराष्ट्र में भी बहुत होती है। इस हाईवे पे बहुत ट्रक्स है, बहुत ज़्यादा ट्रक्स चलते हैं। यहाँ पे भी एक डाइवर्जन है। कुछ बिखर गया है क्या रोड पे? अच्छा, गन्ने बिखर गए हैं आगे। ऐसे मुंह से छील छील के गन्ने खाए बहुत साल हो गए यार। बचपन में बहुत गन्ने खाती थी मैं ऐसे, मेरी बुआ लेकर आती थी। ये देखो, पूरी ट्रॉली ही पलट गई है। भर के भी तो इतना लेके चलते हैं, और रोड कहीं से भी टूटी होती है तो पूरा ऐसे झूल झूल के गिर जाती है फिर। और ये बची हुई फसल काट के जला दी गई है। गन्ने का ही खेत है शायद ये। यस, गन्ने का ही है। पुणे सोलापुर रोड डेवलपमेंट, NH65। भीमा नदी है। ये भीमा नदी का ब्रिज है, और इस साइड पानी नहीं है क्योंकि उस साइड डैम है, बहुत बड़ा डैम है, बहुत सारे गेट्स हैं, पर डैम बंद है। इसका भी रिजर्वोयर बहुत बड़ा है, मैं मैप पे देख रही थी। एंड ये नदी निकलती है भीमा शंकर से, ओरिजिनेट होती है भीमा शंकर पे, जहाँ अभी हम जाने वाले हैं। मिल जाती है फिर कृष्णा रिवर में। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये क्या बला है? ये कौन सी लेक है भाई? बहुत सुंदर लग रही है, बहुत बड़ी है, एकदम क्लीन। इधर का ड्रोन फुटेज देखना चाहोगे क्या? मन तो कर रहा है उड़ाने का, उड़ा लेते हैं। छाँव नहीं है कहीं भी, धूप में रुकना पड़ेगा। यहाँ वहाँ सब नया नया सा, आई मजा सा अभी यही इस नए जहाँ का। देखो जरा, है दिल में नई सी चाह, नैना मेरे देखे हैरान, चंचल सा मन ये हुआ, इधर उधर डोले जिया। यहाँ वहाँ सब नया नया सा, आए मजा सा अभी यही इस नए जहाँ का। किधर से हो आप? इधर से बारामती। तुम्हारे कोई उधर रिश्तेदार होगा ना बारामती, वहाँ हमारे। नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पे।
तुम भी राइड पे जाते हो? हाँ राइड पे जाते हैं ना हम। कहाँ गए हो? हम लातूर तक जाते हैं। लातूर तक। लातूर कहाँ पे है ये? लातूर इधर से हैदराबाद तक जाते हैं हम। हैदराबाद तक भी घूमने जाते के लिए इधर गोवा साइड को गोवा भी जाते जाते हो? हैं। सही है। और मेरे पास GT650 है। GT650 आपके पास? क्या बात है। तो वो बस आप राइड के लिए रखी है आपने? हाँ? राइड के लिए रखी है वो बस आपने, और नॉर्मली आप इस पे TVS पे घूमते हो? नॉर्मल इधर उधर जाने के लिए नॉर्मल है। ये भी इतना 150 तक जाती है। ये 150 तक जाती है? हाँ 150 सीसी का है। कितना? 160 सीसी 150 तक चली जाती है? 142 तक चलाया मैंने। सही है। डबल। सही है। मेरी तो इससे डबल से भी ज़्यादा है, फिर भी 150 तक ही जाती है। नहीं ये इतना बड़ी गाड़ी को नहीं चाहिए। GT एक अच्छा गाड़ी है। हम भगाते नहीं होंगे। चलो सही। 200 तक लेके जाते हो उसको। GT 200 तक लेके जाते हो? हाँ फुल राइडिंग गियर्स पहनते हो कि ऐसे ही? हाँ फुल। अभी इधर किधर गए थे? मैं बैंगलोर से आ रही हूँ। चलो भैया हैं, फिर भी ध्यान से चलाया करो 200 पे चलाते हो तो। भाई ने 2 बाइक रखी हैं, एक टूरिंग के लिए एक सिटी के लिए। और अभी मैं वेस्टर्न घाट के आसपास चल रही हूँ। सही है। ईस्टर्न घाट भी घूम लिया मैंने। पहाड़ तो नहीं घूमे वहाँ आगे, पर ठीक है वो भी घूम लेंगे। बोटिंग भी हो रही है इधर भाई। सही है। ये रिजर्वर का पानी यहाँ तक आया हुआ है। ये लास्ट पॉइंट है उसका। किचन वेज यहाँ पे रुकते हैं, खाना खा लिया जाए ज़रा। पता नहीं मैंने सही भी प्रोनाउंस किया या नहीं। चाय ही पी मैंने खाली, ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हुआ क्योंकि सुबह मैंने भर के ब्रेकफास्ट किया था। अब चलते हैं आगे, ज़्यादा डिस्टेंस बचा नहीं है। 2 ही घंटे का रास्ता बचा है बस। आगे से मेरे को राइट लेना है। NH65 छोड़ दूंगी मैं अभी। और पुणे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है आई थिंक। ओह ये तो बंद है, यू टर्न मार के आना पड़ेगा। पुणे यहाँ से होगा आई थिंक 60 किलोमीटर्स के आसपास होगा बस। पुणे का आउटर ही है ये भी। यहाँ से लेफ़्ट लेना है। ये रास्ता मुझे राजगुरु नगर से होकर निकालेगा। जगह का नाम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ मैं, नहीं पता लगा पाई। बस इतना पता लगा पाई कि ये ज़िला पुणे ही है। मराठी में भी तो लिखा हुआ है, मराठी इतनी समझ नहीं पा रही मैं। पूरा किसी टाउन से ही निकाल के लेके जा रहा है मैप। रेलवे ब्रिज, ओके। तो मतलब पहले कभी सड़क इतनी नीची हुआ करती थी। ये इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल। सरप्राइज़ धप्पा कर दिया ये तो। हाँ मैं बोल रही थी पहले सड़क कभी इतनी नीची हुआ करती थी, बन बन के ऊंची हो गई है। वेल हेलो महाराष्ट्र। अभी कुछ दिन पहले मैं तमिलनाडु में थी, ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी पहुंच गई महाराष्ट्र। ये देखो कितनी सारी मूर्तियां हैं। हाथी उधर गिरा हुआ है, कितने सारे हाथी बना के गिरा रखे हैं। ये गोरिल्ला है इधर, चिंपांजी सॉरी। एक वो बॉडी बिल्डर खड़ा है वहाँ पे। सही है, कोई फैक्ट्री है शायद यहाँ पे इसकी। रिजर्व में लग गई है बाइक, पेट्रोल डलवाते हैं। टैंक फुल कर दो। 104 रुपये लीटर है इधर महाराष्ट्र में पेट्रोल का रेट। 12 लीटर पेट्रोल आ गया है। अभी 2 दिन तो पेट्रोल डलवाने की नीड पड़ेगी नहीं। तुक्कानी नो फ्लूक। ये ईस्टर्न पुणे है। इतने गन्ने से भरे हुए ट्रक्स देख लेना मैंने। और एक ट्रक के 2-2 3-3 ट्रॉली बंधी हुई है। अभी जिस एरिया में मैं चल रही हूँ यहाँ पे बहुत सारे खेत हैं, खेत ही खेत है। बहुत खुला लैंड है ये। ओह भाई साहब, ये आगे आप दूर दूर तक जितने भी खेत देख रहे हो ना, मेरे लेफ़्ट में, मेरे राइट में और पीछे भी पूरा जितना मैं एरिया क्रॉस करके आई, ये सब गन्ने लगे हुए हैं। बहुत तगड़े लेवल पे गन्ना प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। ये सब किताबों में पढ़ती थी और जब देखती हूँ ना कि हाँ जो पढ़ा था वो सही है, तो बड़ा सही लगती है वो चीज़। अच्छी फीलिंग है वो। जितनी भी दूर तक आपकी नज़र जाएगी ना, पूरा उधर इधर शुगर केन, ऑल शुगर केन। और खेतों में ये सब तो आपको देखने को मिलेगा ही। फसल काट के फिर जो बचे हुए में आग लगाते हैं। लगता है पूरे इंडिया में गन्ने का एक्सपोर्ट यही 2 स्टेट्स करते हैं सबसे ज़्यादा। हरियाणा में भी देखे हैं मैंने शुगर केन उगते हुए।
पर इतने नहीं देखे हैं। जगह जगह काले धुएं उठे हुए हैं। पुणे से पहले जो राइट लिया था उसके बाद ना पूरा रोड ऐसा ही है, 2 लेन। ये तो सिंगल रोड शुरू हो गई एकदम। यहाँ पे तो कुत्ते कहीं से भी निकल सकते हैं। पहाड़ दिख रहे हैं भाई, आगे पहाड़। 30 किलोमीटर रह गया है बस मेरा आज का डिस्टेंस। आई थिंक पूरा रास्ता अब ऐसा ही है। छुट्टी हो गई स्कूल की, बच्चे वापस आ रहे हैं, घर जा रहे हैं। इनकी भी स्कूल की छुट्टी हो गई, बकरियों की। सही है, ये रास्ता अनएक्सपेक्टेड सा है। मेरे को लगा था मेन रोड होगा और एकदम से वहाँ से रास्ता कट जाएगा जंगल के लिए, पर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एरिया आपको भले ही अभी प्लेन दिख रहा हो, लेकिन ये ऊंचाई पे है, ये पहाड़ पे है ये पूरा एरिया। सह्याद्री माउंटेन्स। मस्त शाम का समय हो रहा है, सूरज ढल रहा है। ये वाली जगह एकदम नेचर में है बिल्कुल। पता नहीं कौन से जंगल से निकल रही हूँ मैं। इतनी देर बाद जाकर हाईवे दिखा है। ओ भाई, मुझे लगा था कि हाईवे आएगा ही नहीं और ऐसे जंगल पे या पहाड़ों में ही मेरा स्टे होगा जो मैंने स्टे देखा है, बट नहीं, हाईवे आ गया है। बाकी सन ऑलमोस्ट सेट हो गया है, थोड़ा सा ऑरेंजिश है उधर। 13 किलोमीटर बचा है, बस 15 मिनट लगने वाले हैं। मतलब रोड सही है। नासिक सीधा है। यहाँ से राइट जो रास्ता जा रहा है ये मंचर नाम के गांव की तरफ जा रहा है। महाराष्ट्र आ गई और अब तो वड़ा पाव ही वड़ा पाव मिलेंगे। जितने दिन भी मैं महाराष्ट्र में रहूँगी और जब तक भी मेरे को वड़ा पाव मिलेगा मैं वड़ा पाव ही खाऊँगी। सुंदर सनसेट हुआ आज। ये वाला कट से मेरे को नीचे उतरना है, ये सीधा नासिक चला जाएगा और यहाँ से आगे से मेरे को लेना है लेफ़्ट भीमाशंकर का रास्ता है, राइट एक मंचर नाम की जगह है। तो ये जो रोड है ये हो गया भीमाशंकर मंचर रोड। अब मैंने जितना सुना है वो ये है कि वो थोड़ा जंगल वाला रास्ता है, तो वो हम कल दिन में करेंगे आना जाना। चलते हैं अंदर। कोई है भी यहाँ पे? खाली दिख रहा है पूरा, एक बाइक खड़ी है। तो अभी चलते हैं भीमाशंकर। मैं जहाँ रुकी हूँ भीमाशंकर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। बस 1.5 घंटा दिखा रहा है। 1.5 घंटा आने का लगेगा, 1.5 घंटा जाने का। बाकी दर्शन आराम से हो जाएंगे। तो ये फ़ायदा है कि मैं दिन में रास्ता कवर कर लूँगी पूरा। काफ़ी आगे तक आपको होटल्स और लॉजेस मिल जाएंगे। मंदिर के आसपास भी हैं, आप वहाँ पे भी बुक कर सकते हो। ये कोई एक टाउन आया है बीच में, काफ़ी पॉपुलेटेड है ये टाउन। सारे लोग लग रहा है सड़कों पे ही निकल आए हैं। घोड़े गाँव, ये भी एक महादेव का मंदिर है। स्टेज आपको बढ़िया मिल जाएंगे आगे तक, जहाँ मन करे वहाँ रुको। तो प्रॉपर पहाड़ी रास्ता शुरू हो गया है और ये भीमा नदी जाते हुए डैम भी है भाई, कितना बड़ा। ये तो बहुत ही बड़ा है यार। गेट्स खैर 5 ही हैं इसके, पर ऊंचा कितना है इसका रिजर्वायर देखना। मस्त चढ़ाई शुरू हो गई है पहाड़ की एंड रास्ता काफ़ी सीनिक है।
हालांकि अभी ग्रीन उतना नहीं है, मॉनसून में बहुत ग्रीन होता है। अभी झाड़ बन गए हैं थोड़े थोड़े। यार रोड तो बहुत सुंदर बना रखी है, एकदम मस्त वाली। बाद की रोड थोड़ी ख़राब हो गई है, बीच बीच में ऐसे पैच है, बीच बीच में सही है। इधर भी रोड का काम चल ही रहा है। ये जो टूटा हुआ रोड है थोड़े टाइम में बन जाएगा। मंदिर के 2 किलोमीटर पहले से आपको स्ट्रीट लाइट्स दिखनी शुरू हो जाएंगी, जिस पे त्रिशूल, ओम और डमरू बना हुआ है। पूरा अच्छा लग रहा है, सुंदर है। 1 किलोमीटर पहले से ही गाड़ियाँ पार्क्ड हैं लोगों की। बाइक जा सकती है क्या? बाइक पार्किंग किधर है? देखते हैं कहाँ तक बाइक लेकर जा सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट है। किधर लगा दूँ? इधर लगा दूँ? बिल्कुल मंदिर के एंट्रेंस पे ही पार्क कर दिया मैंने बाइक, वो खड़ी है पीछे। अभी चलते हैं मंदिर में। ये रास्ता है। यहाँ पे अराउंड आपको 200 सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। कंटिन्यूस नहीं है, बीच में रैंप है, तो इजीली हो जाएगा। सह्याद्री के बीच जहाँ जंगल अपनी सांस रोककर खड़ा रहता है और हवा ध्यान में बैठी लगती है, वहीं कहीं एक प्राचीन मंदिर छुपा है, भीमाशंकर। कहते हैं यहाँ पर शिव ने असुर भीमा का वध किया था और तब से इस धरती में उनकी शक्ति बस गई। यहाँ महादेव बिना शोर मचाए बस महसूस होते हैं। जंगल की सबसे गहरी बात ये होती है कि वो शोर नहीं करता और इस सन्नाटे के बीच ये मंदिर सदैव सांस लेता रहता है। ये धाम ना पहाड़ों पर दिखाई देता है, ना शहरों की तरह पुकारता है। ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो शांति के पीछे चलते हैं। रास्ता यहाँ सीधा नहीं, हर मोड़ पर कुछ खास भी नहीं, पर कुछ महसूस होता है। जंगल, नदी, पहाड़ सब गवाही है उस शक्ति की। जंगल में एक अजीब सी बात होती है, ये तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। भीमाशंकर ने ये सिखाया कि महादेव हमेशा गरजते नहीं, कभी कभी वो खामोशी बनकर साथ चलते हैं। और इस जंगल में आज एक ही आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई दी, मेरी खुद की। और ऐसे ही पल में इंसान अपने आप के सबसे करीब होता है। भीमाशंकर ऐसा धाम है जहाँ महादेव शोर से नहीं, एहसास से मिलते हैं। यहाँ मैंने कोई सवाल नहीं रखा, बस चुप रही। आज लगा महादेव हमेशा गरज कर नहीं, कभी कभी दिल में धीरे से बैठकर जवाब देते हैं। यही भीमाशंकर का वरदान है, शोर से बाहर निकलकर अपनी ही सांस की आवाज़ सुन लेना। तो दर्शन हो गए हैं बहुत ही अच्छे। सनसेट होने वाला है, 5:40 हो गए हैं, अंधेरा होने वाला है। मंदिर ना पूरा यहाँ नीचे जाके है, थोड़ा सा वैली में। चलो वापस चलते हैं। और इस सीरीज़ की स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग से 12 चीज़ें 12 लोगों को भेजने वाली हूँ। तो भीमाशंकर से मैंने लिया है ये। तो अगर आप यहाँ पर आए हो और आपकी कोई भी यहाँ से रिलेटेड स्टोरी है, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप वो कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। एंड सीरीज़ ख़त्म होने के बाद मैं ये किसी एक जन को पार्सल कराने वाली हूँ। इसी के साथ अपने भीमाशंकर के दर्शन भी कंप्लीट होते हैं। एंड 10,000 किलोमीटर के ये सफ़र के 6400 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 64% सफ़र कंप्लीट हो गया है। 6 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं, 6 ज्योतिर्लिंग बाकी हैं। तो नेक्स्ट मैं कौन से ज्योतिर्लिंग पे जाने वाली हूँ वो गेस करना भी बहुत आसान है। मैं महाराष्ट्र में हूँ तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र का ही होगा वो भी। तो आप मेरे को कमेंट में गेस करके बताना। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड टू बी कंटिन्यूड। 50 किलोमीटर का ये रास्ता एंजॉय करते हुए मैं पहुँचती हूँ अपने होटल पे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।